मैं लोनी से बिलोंग करता हूँ, जो कि एक गाजियाबाद का छोटा सा तहसील। कई बार तो मैंने देखता था कि लाख लाख रुपए सीए एज अ मीडिएटर का रोल प्ले करते हैं कि आपके पास पैसा है, आप उसको ग्रो करना चाहते हो, आपका एक बिजनेस है, आपका धंधा है, आप चाहते हो कि मेरे धंधे में कोई पैसा लगाए और मेरा धंधा ग्रो हो। तो अल्टीमेटली जब धंधा ग्रो होगा तो उसका पैसा भी ग्रो होगा। लोगों के पास आइडिया बहुत होते हैं, बिल्कुल ठीक है, पर उनके पास फाइनेंशियली चीजें नहीं होती, उनको थोड़ा कैसे हैंडल करना चाहिए? गवर्नमेंट की एक स्कीम आई थी, स्टार्टअप इंडिया स्कीम। अच्छा। उसके अंदर क्या हुआ था कि लोगों के पास आइडिया है बट उसको एग्जीक्यूट कर, आपके आइडिया में दम होना चाहिए। जो छोटे छोटे लघु उद्योग है, मशीन खरीदने के लिए जो भी पैसा लगता है 35% तक गवर्नमेंट देती है। 10 लाख पोस्ट का आपको 3.5 लाख रुपए गवर्नमेंट देगी। और लोन लेने के साथ साथ जो लोन का ब्याज है, ब्याज की भी सब्सिडी मिलती है। कई स्कीमें तो ऐसी हैं, आपको 3% पे लोन मिल जाएगा, आपको बस वो 3% इंटरेस्ट पे करना है। थोड़ा सा ये बेनिफिट हो जाता है, गवर्नमेंट काफी स्कीम्स है ना लघु उद्योग को काफी बढ़ावा देती है, जिससे क्या होता है जो सेंट्रलाइजेशन है ना वो हट जाए। आप देखते हो कि आजकल बड़ी बड़ी जो हमारी जो अपोजिशन पार्टी है देश के अंदर, वो बात करती है कि जो देश में जो बिजनेस है वो 3 लोगों के हाथ में। तो शेयर मार्केट किस बेस पे काम करता है? वो देखने को मिले डिमांड एंड सप्लाई। देखो मैं ये कहूँगा कि दुनिया में आजकल मेरे ख्याल से कि नॉलेज जिसकी भी हो ले लेनी चाहिए, चाहे अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। बुरी चीज़ की भी नॉलेज होगी तो हमें ये पता होगी कि ये बुरी है, हमें यूज़ नहीं करना। ठीक है, हमें गाली देनी आती है कि हम लोग देते हैं गाली, बट हमें पता है कि गाली होती क्या है। मैंने अपनी सीए फाइनल की फीस जो है ना शेयर मार्केट से भेजी। अब आता है कि लोन लेना किसको चाहिए और मिलता किसको है। लोन हमेशा उसको मिलेगा जिसको लोन की जरूरत ही नहीं है। 6 महीने में सिविल अपने आप ठीक हो जाता है। ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं। एक होती है हवाला ट्रांजैक्शन, पैसे हैं इस कंट्री में जो कि 2 नंबर का है। तो एक होता है बेनामी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना। तीसरा आता है नशे पत्ते के काम में यूज करना, ड्रग्स के काम में। ब्लैक मनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मतलब फाइनेंशियली हमें अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। फाइनेंस को मैनेज करने के लिए आप बजटिंग करो। हम देखते हैं कहीं भी जाते हैं उड़ा देते हैं। पर्सनल बजट बनाना बहुत जरूरी है। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है 50, 30 और 20%। दोस्तों स्वागत है एक न्यू पॉडकास्ट में। आज जो हमारे साथ लल्ली जी हैं जो कि एक बिजनेस एडवाइजर। आज के पॉडकास्ट में बिजनेस और फाइनेंस के बारे में जानेंगे। नमस्कार लल्ली जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने प्लेटफॉर्म पे हमें बुलाया। जितना हो सकेगा आज हम डिटेल में बात करेंगे फाइनेंस और बिजनेस के बारे में। सर कैसे हो? मैं बहुत ही बढ़िया, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? सर बढ़िया है, आप आगे तो और भी अच्छे हो गए। सर आपका सफर सेमी सीए हो आज, तो आई होप जल्दी आप सीए बन जाओगे। कैसे शुरू हुआ? सर जो मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं लोनी से बिलोंग करता हूँ, जो कि एक गाजियाबाद का छोटा सा तहसील है। तो वहाँ पर ही मेरी जो प्राइमरी स्कूलिंग वहीं पर हुई। तो जो 10th के बाद वापस जो हमारे पापा जी थे वो दिल्ली में बिजनेस करते थे। तो अच्छा। 10th के बाद हम दिल्ली में शिफ्ट हो गए। तो 10th में क्या है कि सब्जेक्ट चेंज करना होता है। तो अब मेरे पास ऑप्शन थे कि मैं साइंस लूँ, कॉमर्स लूँ या आर्ट्स लूँ। तो फिर मैंने जो हमारा बिजनेस था उसमें मैं देखता था कि हमारे पापा के पास एक सीए आते थे, मैं नाम नहीं ले सकता, कॉन्फिडेंशियल होता है। तो मैं उनको देखता था कि जो हमारे पापा उनको पेमेंट करते थे साल में या फिर मंथली क्वार्टरली पेमेंट करते थे। तो मैं देखता था काफी पेमेंट होती थी। कई बार तो मैंने देखता था कि लाख लाख रुपए सीए को दे रहे हैं पापा। अच्छा। तो फिर मैंने 11th फिर मैंने सोचा कि ऐसा इसमें कितना पैसा है, ये है क्या। तो मैंने पापा से पूछा तो उन्होंने बोला कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो मैंने कहा पापा मेरे को भी यही करना है। मतलब पापा के चक्कर में आपने कॉमर्स लिया? अच्छा। हाँ। तो फिर उससे क्या हुआ कि मेरे को बिजनेस की भी नॉलेज हुई, जो हमारा आज बिजनेस है उसका भी नॉलेज हुआ। और फिर मैंने देखा कि जो सीए के अंदर पैसा काफी है। शुरुआत में हमें यही पता चलता है कि सीए मतलब पैसा ही पैसा है। फिर मैंने सोचा कि मैं भी यही कोर्स करूंगा, तो मैंने कॉमर्स ली। तो वहां से मेरा सीए का सफर स्टार्ट हुआ। 12th मैंने कॉमर्स से की। फिर उसके बाद मैंने देखा कि सीए में एंट्री करने के भी 2 रूट होते हैं। पहला रूट होता है कि या तो आप डायरेक्ट 12th से सीए के अंदर एंट्री कर सकते हो, दूसरा होता है कि आप ग्रेजुएशन के बाद करो। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट 12th के बाद किया, तो जिसमें हमें एक फाउंडेशन देना पड़ता है। तो मैंने वो फाउंडेशन क्लियर करा। फिर उसके बाद मैं इंटर में आया। अच्छा। तो इंटर क्या है, मतलब लेवल 2, मतलब सीए का लेवल 2 होता है इंटर। अच्छा। तो इंटर में हमारे 2 ग्रुप होते हैं, तो मैंने एक एक ग्रुप करके क्लियर किया। अच्छा। फिर उसके बाद में फाइनल में पेपर देने से पहले हमें आर्टिकलशिप करनी होती है, जो कि 3 साल की होती है। अच्छा। हाँ, हमारे टाइम पे 3 साल थी और थोड़ा सा वो कम हो गई। इस टाइम पे कितनी है? अभी 2 साल हो गई है।
अच्छा अच्छा जो ICI हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उसने ये 2 ओके। साल कर दिया है। अच्छा अच्छा तो फिर अभी मैं वहां से मैं कंप्लीट कर चुका हूँ आर्टिकलशिप भी, और मेरा जो CA इंटर है वो कंप्लीट हो गया। तो अब अगर आप ये दोनों कंप्लीट कर लेते हो, आप एज अ सेमी CA कहलाते सर, आप जिस सेक्टर में हो उसमें एक्चुअली काम क्या होता है वो थोड़ा सा डिटेल में बताइए। हो। बिल्कुल सर, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा जो सेक्टर है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर में मैं जॉब करता हूँ। अच्छा तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर में क्या रहता है कि जो हमारे पास, कई बार आपने देखा होगा कि लोगों के पास पैसा काफी होता है, अच्छा बट उस पैसे से पैसा कैसे कमाना है, पैसे से पैसा कैसे आएगा, कहाँ पे लगाएं कि पैसे से पैसा बने, अच्छा तो वो हम देखते हैं। तो हम ये लोगों को उनका पैसा ऐसे टूल्स में लगवाते हैं, या फिर ऐसे सेक्टर में, या फिर ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कराते हैं जहां पर उनका पैसा ग्रो हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि आजकल शेयर मार्केट चल रहा है। अच्छा ठीक है, शेयर मार्केट का तो बहुत ही, आप मतलब बच्चा बच्चा आजकल बात कर रहा है इसके बारे सर, में। इसमें थोड़ी डिटेल में भी बात करेंगे, फिर उसमें बताइए, फिर डिटेल में बात करेंगे शेयर मार्केट की। हाँ, जैसे आप मार्केट में लगवाते हो। हाँ, मार्केट में पैसा लगाना, कंपनीज में इन्वेस्ट करना। कई बार ऐसा होता है कि हम प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा देते हैं। आजकल एक आपने देखा होगा शार्क टैंक चल रहा है। हाँ चल रहा है। तो शार्क टैंक में कंपनीज आती हैं। हाँ हाँ तो कुछ कुछ जैसे वहां पे आप देखोगे उन्हें बहुत कम फंडिंग की रिक्वायरमेंट रहती है, किसी को 40 लाख की, किसी को 1 करोड़ की, किसी को 2 करोड़ की। अच्छा। है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम ऐसे लोगों से, मतलब कि उन लोगों को पैसा कैसे मिले, कौन उनको पैसा दे सकते हैं हम। और हमारे पास 2 मार्केट में हर तरह के लोग हैं। एक है इनके पास पैसा है बट बिजनेस नहीं है, एक है बिजनेस है बट पैसा नहीं है। सही है। तो हमारा काम ये रहता है कि जिसको पैसा है उसको उसका पैसा लगवाना, जिसको पैसे की जरूरत है। तो हम एक तरह से एज अ मीडिएटर का रोल प्ले करते हैं कि आपके पास पैसा है, आप उसको ग्रो करना चाहते हो, आपका एक बिजनेस है, आपका धंधा है, आप चाहते हो कि मेरे धंधे में कोई पैसा लगाए और मेरा धंधा ग्रो हो। तो अल्टीमेटली जब धंधा ग्रो होगा तो उसका पैसा भी ग्रो होगा। तो हम ये एज अ शार्क टैंक में भी जैसे छोटे छोटे लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है। मतलब आप शार्क टैंक का हाँ, शार्क टैंक बिल्कुल। मैं जब मैं अपनी आर्टिकलशिप में था, जब हमारी ट्रेनिंग हो रही थी, तो मैं हम प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करते थे। तो हमारे पास जो क्लाइंट्स आते थे वो हमसे पूछते थे कि हमें पैसा चाहिए, कैसे लगाएं। तो हम जैसे आप शार्क टैंक देखते हो ना, हाँ, वो सेम रहते हैं, इतनी इक्विटी देंगे, इतना ये करेंगे। आपका हाँ, क्या अभी इक्विटी है, क्या प्रोडक्ट है, क्या आप टैम बोलते हैं, टोटल एड्रेसेबल मार्केट, आपकी मार्केट कितनी बड़ी है। आप जैसे कोई कपड़ों के बिजनेस में काम करना चाहते हो तो कपड़ों में भी आप डिफरेंट सेगमेंट, कि आप बच्चों के कपड़े देखना चाहते हो या फिर सारी कैटेगरी के, मेंस कैटेगरी के लाना चाहते हो या लेडीज कैटेगरी के। तो हम उसको सारा बिल्कुल जैसे शार्क टैंक में होता है, हम ऐसी क्वेश्चनिंग करते थे, फिर उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते थे कि क्या इनको इन्वेस्टमेंट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो ऐसे ही सेम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में होता है। सर, एक लोगों के पास आइडिया बहुत होते हैं, बिल्कुल ठीक है, पर उनके पास फाइनेंशियली चीजें नहीं होती, उनको थोड़ा कैसे हैंडल करना चाहिए वो थोड़ा सा बताइए। हाँ, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। तो इसका जो सबसे बड़ा सॉल्यूशन है वो खुद हमारी जो है गवर्नमेंट ने किया हुआ है। अच्छा अच्छा। गवर्नमेंट की एक स्कीम आई थी, स्टार्टअप इंडिया स्कीम। अच्छा। उसके अंदर क्या हुआ था कि लोगों के पास आइडिया है बट उसको एग्जीक्यूट करना है, या फिर लोगों को क्या करना है, एक प्रोटोटाइप बनाना है। जैसे सपोज करो आपको कुछ मल्टीग्रेन आटे का काम करना है, तो उस मल्टीग्रेन आटे को शुरुआत में आपको रिसर्च करना पड़ेगा। रिसर्च के लिए भी लोगों के पास पैसा नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास रिसर्च का तो पैसा है बट हम जो है ना, हमारे पास जो रॉ मटेरियल का पैसा है वो हमारे पास नहीं है, क्योंकि यूनिट लानी पड़ेगी मार्केट में। यूनिट लाने के लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, तो जो इनिशियल मैन्युफैक्चरिंग होती है वो भी हमारे पास नहीं होती। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत स्कीम ला रखी है, जैसे एक स्टार्टअप इंडिया स्कीम है। उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि आपको जो है ना, आइडिया तो है बट आइडिया के लिए जो पैसा चाहिए, आइडिया के बाद रिसर्च के लिए जो पैसा चाहिए वो आपको मिल जाता है। उसको बोलते हैं सीड फंडिंग। अच्छा अच्छा। और बहुत सारे आजकल मार्केट में वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, जो कि आपको ऑफिस भी देते हैं, आपको पैसा भी देते हैं और आपको मैनेजमेंट में भी हेल्प करते हैं कि आप फर्दर कैसे ग्रो कर सकते हो, कैसे रिसर्च कर सकते हो। वो प्रॉपरली मतलब आपको फंडिंग से लेके स्पेस तक प्रोवाइड कराते हैं। वहां पे आपका ऑफिस भी वो बना के देंगे आपको, बट आपके आइडिया में दम होना चाहिए। दम होगा तो ही चलेगा। दम होगा तो चलेगा मार्केट। तो हर कोई भी है ना, इक्विटी देने के शार्क टैंक वाले आ जाएंगे, तुरंत ले लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल।
तो इसीलिए शुरुआती में क्या होता है, बंदा फंस ना जाए, उसकी इक्विटी लूज ना हो जाए, उसका मालिकाना हक छिन ना जाए, इसके लिए गवर्नमेंट ने काफी स्कीम्स चलाई हुई हैं। जैसे शुरुआत में आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी है तो आपको मशीनरी चाहिए, मशीनरी 10 लाख रुपए की आ रही है, 10 लाख रुपए तो है नहीं। तो बट आजकल क्या है, मार्केट में काफी स्कीम है, जैसे PMFME एक स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस। उसमें क्या कर रखा है गवर्नमेंट ने, जो छोटे छोटे लघु उद्योग हैं उनको मशीन खरीदने के लिए जो भी पैसा लगता है 35% तक गवर्नमेंट देती है। लोन पे या सब्सिडी देती है? सब्सिडी। मशीन की कॉस्ट है 10 लाख, 10 लाख कॉस्ट का आपको 3.5 लाख रुपए गवर्नमेंट देगी। बट एक ही शर्त है, आपको वो 10 लाख की मशीन खरीदने के लिए लोन लेना पड़ेगा, और लोन लेने के साथ साथ जो लोन का ब्याज है, ब्याज की भी सब्सिडी मिलती है। अच्छा। कई स्कीमें तो ऐसी हैं, आपको 3% पे लोन मिल जाएगा, आपको बस वो 3% इंटरेस्ट पे करना है, ना मशीन का पैसा देना ना ही कुछ देना, बस इंटरेस्ट पे करो, EMI भरो, और EMI का पैसा भी आपको टाइम टू टाइम गवर्नमेंट भेजती रहेगी, जो भी स्कीम का 35% है। तो इसके लिए लोगों के पास ना ऐसे आइडिया तो है, जैसे आप पर बंदे हैं नहीं है कि किससे सजेस्ट ले, ये चीज थोड़ा सा बताइए, किससे लेना चाहिए सजेशन? ये देखो, ये सजेशन आजकल मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे से ही पूछो, क्योंकि मेरा भी इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने अराउंड, जो हमारी फर्म थी उसके अंडर मैंने कम से कम 100 के अराउंड प्रोजेक्ट जो हैं इस स्कीम का बेनिफिट दिलाया, और काफ़ी और भी, जैसे डिफरेंट स्टेट होते हैं तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट भी काफ़ी स्कीम्स लेके आती हैं। लोग वंचित हो जाते हैं, लेने के लिए वंचित कैसे हो जाते हैं, उनको नहीं पता कहाँ से लोन ले, कैसे ले, कौन सी चीज, स्कीमों के बारे में पता ही नहीं होता, अवेयरनेस ही नहीं होता। तो वो चीज लोगों कहाँ से शुरुआत करें, वो लोग कहाँ जाके ना साइट है या कुछ है, वो थोड़ा सा हाँ, मैं बता रहा हूँ, आजकल जैसे लघु MSME है, MSME के लिए गवर्नमेंट काफी स्कीम लेके आई हुई है। आप थोड़ा सा देखो, आप आज तो फोन आ गया, आप लोगों के हाथ में फोन है, अभी आप जो हमारा ये जो वार्तालाप सुन रहे लोग बाकी फोन से देख रहे हैं, तो इसमें आपको क्या करना है, सेम सर्च करना है कि भाई लघु उद्योग के लिए गवर्नमेंट की योजनाएं, आपको मिलेगा, आपके सामने आएगा। समझ में नहीं आता, थोड़ा पढ़ो, थोड़ा और समझो, देखो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। लघु उद्योग के लिए डायरेक्ट थोड़ा सा एक समरी बता दीजिए। हाँ, लघु उद्योग, एक्चुअली लघु उद्योग होता क्या है, गवर्नमेंट ने कैटेगरीज बना रखी है जिसको हम बोलते हैं MSME। MSME का मतलब क्या है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी कि 3 कैटेगरी होगी, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। हिंदी में बोलेंगे तो लघु उद्योग, सूक्ष्म, मध्यम और लघु। हाँ, ये अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक बार चेक करना पड़ेगा। तो इंग्लिश में तो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम होता है। तो इसमें क्या है, इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है ये कैटेगरी आपकी किस में आएगी। कुछ में 2 करोड़ तक अगर आपने इन्वेस्ट किया हो तो आप माइक्रो में आ रहे हो, कुछ में 5 करोड़, फिर 20 करोड़, ऐसे लिमिट बनाई हुई है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट लघु उद्योग में है तो, हाँ, लघु उद्योग में है तो उसमें थोड़ा सा ये बेनिफिट हो जाता है, गवर्नमेंट काफी स्कीम्स है ना लघु उद्योग को काफी बढ़ावा देती है, जिससे क्या होता है, जो सेंट्रलाइजेशन है ना वो हट जाए। आप देखते हो कि आजकल बड़ी बड़ी जो हमारी जो अपोजिशन पार्टी है देश के अंदर, वो बात करती है कि जो देश में जो बिजनेस है वो 3 लोगों के हाथ में ही है, आप जानते हो, ठीक है। तो ऐसे ही गवर्नमेंट ने इसी को थोड़ा सा सेंट्रलाइज ना करके, थोड़ा लोगों को जो अपना ये इकोनॉमिक सिस्टम है ये लोगों के बीच में बना रहे, जो बैलेंस है वो बना रहे, देश का पैसा कुछ चंद लोगों के हाथ में ना रहे, सभी थोड़ा थोड़ा सभी के हाथ में रहे। तो इसलिए MSME का कॉन्सेप्ट लेकर आए। उसमें क्या होता है, आपकी पेमेंट भी टाइम पे मिलेगी। आपको अगर मैं बताऊं, अगर आप छोटा सा व्यापार कर रहे हो और आपका कोई पैसा 45 दिन में नहीं देता है और आपने MSME में रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, तो आप सामने वे केस कर सकते हो सामने वाले बंदे पे। गवर्नमेंट का खुला आदेश है, 45 दिन में आपको पेमेंट मिलेगी ही मिलेगी। अगर कोई नहीं देता तो आप उस पर केस कर सकते हो, केस फाइल कर सकते हो। तो MSME के लिए गवर्नमेंट ने इतने सारे प्रावधान लेके आए हुए हैं कि आप मानोगे नहीं। बस वही है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। सर, एक लघु उद्योग को कैसे डेवलप किया जाए? जैसे किसी के पास प्रोविजन स्टोर है, उसको थोड़ा डेवलप करना है, या किसी के पास पार्लर है, वो एक लघु उद्योग में आ जाता है, उसको डेवलप करना है। बिल्कुल,
मतलब उसको कैसे किया जाए, कहाँ से लोन अप्लाई करे, उसको क्या बेनिफिट मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, वो थोड़ा सा एक डिटेल में बताओ। हाँ, तो लघु उद्योग को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार भी काफ़ी कुछ कर रही है और आजकल जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो भी आजकल शार्क टैंक के माध्यम से, शार्क टैंक के अलावा भी काफ़ी सारे ऐसे मतलब प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम जाके अपनी पिच कर सकते हैं, अपने जो आइडिया है या फिर जो हमारा जो अभी करंट में चल रहा है, हम क्या ऐसे स्केल अप करना चाहते हैं, क्या उसका पोटेंशियल है, हम आगे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को पिच कर सकते हैं, जिससे क्या हमारा फंडिंग लेने में, लोन लेने में काफ़ी ईजी रह जाता है। तो मैं तो पहले कहूँगा कि सबसे पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनका पहले बेनिफिट लिया जाए। जैसे कि आप PMFME एक स्कीम है, अच्छा। उसका बेनिफिट ले सकते हैं, जिसमें आपको 35% तक जो मशीनरी की कॉस्ट है आपकी उसकी सब्सिडी मिल जाती है। और कई स्कीम ऐसी है जो इंटरेस्ट सरकमवेंशन स्कीम है एक, उसमें आपको जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रेट का भी आपको सब्सिडी मिल जाती है, उस पे भी सब्सिडी मिलेगी, इंटरेस्ट रेट पर भी सब्सिडी मिल जाती है। अच्छा, तो वो लोग वंचित हो जाते हैं। हाँ, कई बार लिए शायद तक CA से कांटेक्ट करना चाहिए। हाँ, जैसे आप देख सकते हो कि कई बार आपके पास, जैसे मैं कहूँगा गांव देहात में तो CSC सेंटर होते हैं। हाँ, CSC कॉमन सर्विस सेंटर बोलते हैं। अच्छा। जन सेवा केंद्र जो होता है, वहाँ पे भी स्कीम का बेनिफिट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। वो उनको भी पता होता है इस बारे में। अगर आप एक नॉर्मल अर्बन एरिया में रहते हो तो आप एक अच्छे से कोई भी CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप कांटेक्ट कर सकते हो। और सबसे, अगर आप यहाँ पे भी नहीं जाना चाहते हो या फिर आपकी जो भी कंडीशन है वो मीट आउट नहीं हो रही स्कीम्स के लिए, तो आप जो है इन्वेस्टर्स को पिच कर सकते हो। ओके। अपना आइडिया, जैसे शार्क टैंक इंडिया है, अच्छा, उसमें आप पिच कर सकते हो। बोर्ड और काफ़ी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आप यहाँ पे जाके अपने आप को पिच कर सकते हो और यहाँ से आपको फंडिंग मिल जाएगी। फिर फंडिंग से जो भी आपको उसको यूटिलाइज करो और अपने बिजनेस को ग्रो करो आगे। सर, अपन ने थोड़ी देर पहले बात करी थी शेयर मार्केट। बिल्कुल, शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा बताओ कि किस बंदे को शेयर मार्केट में आना चाहिए, किसको नहीं आना चाहिए, और शेयर मार्केट में वो बंदा आता है आज यहाँ है, वो लास्ट सीढ़ी पे चढ़ना चाहता है, उसके बारे में बताइए सर। शेयर मार्केट एक्चुअल होता क्या है, किस कंडीशन पे काम करता है, वो चीज समझाना। शेयर मार्केट होता क्या है, पहले तो ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। शेयर मार्केट में क्या होता है, जो कंपनीज होती हैं, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं कि वो जो अपना जो मालिकाना हक है वो चाहती है कि पब्लिक भी हमारे मालिकाना हक में हिस्सेदार बने। ओके, ठीक है। तो उसके लिए एक हमारा बोर्ड बनाया गया है जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो यही सारा जो सत्यम स्कैम के बाद ये बोर्ड बना था, इससे पहले हमारे पास कोई ऐसा बोर्ड नहीं था। तो सत्यम स्कैम में जब पता चला कि यार हमारा तो मतलब स्कैम हो रहा है, कंपनी बैंक लोन ले रहा है, बंदा बैंक से एक छोटे से कागज के बेसिस पे लोन लेके अपना लोन एक्चुअल में ले रहा है, उसको इस्तेमाल कहीं और कर रहा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमारा सेबी बोर्ड आया। तो सेबी बोर्ड ने बोला कि अगर किसी कंपनी को अपने शेयर पब्लिकली बेचने हैं तो आपको हमारी शरण में आना होगा, यानी कि आपको हमारे पास लिस्टिंग करानी पड़ेगी। तो वहां से ये गेम स्टार्ट हुआ। तो अब आ गया, लिस्टिंग तो हो गया। लिस्टिंग के बाद अगर पब्लिक किसी कंपनी का शेयर खरीदना चाहती है तो उसके बीच में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड आ गया, जिसको हम बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दो मेन बोर्ड हैं जो आजकल पब्लिक के डिमांड में है या पब्लिक के बीच में जो जनरली हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मेरे को पैसा लगाना है कंपनी में, मैं डायरेक्ट नहीं खरीद सकता, खाली उन कंपनी का जो लिस्ट हो चुकी है। जो दूसरी कंपनी है वो कंपनी कहेगी कि मैं ऐसे पैसा नहीं लूंगी, आप एक प्लेटफॉर्म के थ्रू आओ, यानी कि एक्सचेंज के थ्रू आओ। तो वहां पे आप अपना पैसा एक्सचेंज पे लगाते हो, एक्सचेंज आपको शेयर खरीद के देता है, फिर वो आपके पास मालिकाना हक आ जाता है। मतलब वहां से शुरू होता है। हाँ सर, शेयर मार्केट किस बेस पे काम करता है? हाँ, शेयर मार्केट जो काम करता है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बट जो मेजरली है वो देखने को मिले हैं डिमांड एंड सप्लाई पे। अब डिमांड एंड सप्लाई, अगर आपने इकोनॉमिक्स में देखा होगा, सुना होगा कि प्रिंसिपल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है हमारा, जो कि वो बताता है कि अगर जैसे जैसे किसी जो वस्तु है या कोई गुड है उसकी डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस भी इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या होता है, शॉर्टेज होती है, कोई भी चीज होती है उसकी अनलिमिटेड तो है नहीं कुछ भी,
तो शॉर्टेज की वजह से क्या, अब यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का रूल आता है कि अब यहाँ पे पता चलता है कि यार शेयर मार्केट में पैसा कैसे बन रहा है। तो पहला फैक्टर होता है डिमांड एंड सप्लाई। अगर किसी शेयर की ज्यादा डिमांड है तो उसका ज्यादा प्राइस होगा। क्यों? क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है। तो जो ज्यादा पैसे पे खरीदने के लिए रेडी होगा कंपनी उसको बेचेगी। दूसरा आता है कंपनी का जो उसका मेन काम है, ऑपरेशन क्या करती है कंपनी, उस ऑपरेशन से कितना प्रॉफिट बना रही है कंपनी। ये भी काफी फैक्टर डिपेंड करते हैं। ऑपरेशन में भी ये फैक्टर भी डिपेंड करते हैं कि जो ऑपरेशन में खर्चा हो रहा है वो खर्चे किस किस टाइप के हैं। क्या आप कंपनी ज्यादा ब्याज दे रही है, क्या कंपनी पे पास ज्यादा कर्जा है, ज्यादा कर्जा होगा तो लोन का इंटरेस्ट ज्यादा जाएगा, इंटरेस्ट ज्यादा जाएगा तो जो हमारा प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। राइट। क्योंकि प्रॉफिट का हिस्सा एक इंटरेस्ट में चला गया, एक टैक्स में चला गया, एक आपके रॉ मटेरियल में चला गया, एक आपकी लेबर कॉस्ट में चला गया। तो ये जो डिफरेंट जो हमारे एक्सपेंस के फैक्टर्स हैं, एक्सपेंस के कंपोनेंट है, इन पे भी डिपेंड करता है कि प्रॉफिट कैसे बनेगा, पैसा कैसे बनेगा शेयर मार्केट में। और सर एक मार्केट में, शेयर मार्केट में, जैसे मैं फ्रेश बंदा हूँ, बिल्कुल, उसको शेयर मार्केट में नॉलेज भी नहीं है, उसको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जिसको नॉलेज नहीं है, देखो मैं ये कहूंगा कि दुनिया में आजकल मेरे ख्याल से, मैंने इतनी मतलब छोटी सी उम्र में ये नोटिस किया है कि नॉलेज जिसकी भी हो ले लेनी चाहिए, चाहे अच्छी चीज है या बुरी चीज है। बुरी चीज की भी नॉलेज होगी तो हमें ये पता होगा कि ये बुरी है, हमें यूज नहीं करना। ठीक है, हमें गाली देनी आती है, क्या हम लोग देते हैं गाली? नहीं देते ना, बट हमें पता है कि गाली होती क्या है। तो ऐसे ही शेयर मार्केट की नॉलेज है या नहीं है, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा शेयर मार्केट को पहले समझो, ये है क्या, ये काम कैसे कर रही है, पैसा कैसे बन रहा है, तभी मार्केट में आओ। पहले ABCD सीखो। उसके तरीके दो हैं, या तो धोखा खा के सीखो या फिर दूसरों के धोखे से सीखो। मतलब बुद्धि आती है ठोकर खाने से, आती है बादाम खाने से नहीं, बादाम खाने से नहीं। एक वो है ना, आम जे ही मुंडे परमीश वर्मा का सॉन्ग है आजकल। तो सर तो उसी को आना चाहिए, नहीं? बिल्कुल। तो अब जैसे आप आ रहे हो, आपके पास थोड़ा सा इन्वेस्ट लेके आओ, 5,000 रुपये लेके आओ। मैं तो कहता हूँ 5,000 भी काफी हो गया। 2-3 हजार से स्टार्ट करो, 100 रुपये से स्टार्ट करो। उससे आपको ये पता चलेगा कि ट्रेंड पता चलेगा, कंपनी को देखते कैसे हैं वो पता चलेगा। आप देखोगे कि यार कोई कंपनी है, शुरू के 6 महीने में उसका प्राइस अप जा रहा है, बाद के 6 महीने में नहीं जा रहा। हो सकता है वो सीजनल बेस्ड कंपनी हो, मिठाइयों का सीजन है, दिवाली टाइम पे ज्यादा आता है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि शेयर मार्केट में आओ तो पहले नॉलेज लेके आओ कि कौन सा शेयर खरीदो, उसका पूरा। हाँ बिल्कुल, मतलब आओ एंट्री कर लो, बट नॉलेज नहीं है ना, तो नॉलेज लेने के लिए थोड़ी बहुत अमाउंट से एंट्री करो। जब आप जैसे जैसे आप नॉलेज ग्रैब करते जा रहे हो, नॉलेज आती जा रही है, तो अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को इंक्रीज कर दो। वो आप इससे क्या होगा, आप लर्निंग भी मिलेगी, लर्निंग के साथ थोड़ा थोड़ा आप अर्न भी करोगे। मैं अपनी कहानी बताऊं तो मैंने 100 रुपए से स्टार्ट किया था। अच्छा। 100 रुपए से कर करके मैंने अपनी CA फाइनल की फीस जो है ना शेयर मार्केट से पे की है। आप मानोगे नहीं। मतलब आपने 100 रुपए से शुरू किया। हाँ। कैसे क्या करना है, शेयर मार्केट कैसे काम करना है, क्योंकि लोग 1 मिनट में करोड़पति बनना चाहते हैं, वो आते हैं पैसे लेके वहां गमा के चल लेते हैं। 21 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम आजकल आपने देखी, दिन में डबल वाली स्कीम का करते हैं वो लोग। और सर ये तो चीज हो गया, आजकल एक सबसे छोटी चीज है, कॉमन चीज, हर इंसान पे लोन है। बिल्कुल। होम लोन मान लो, बिल्कुल होम लोन है, कार लोन है, लोन लैपटॉप, PL लोन है, हर चीज के तरफ कैसे लोन ही लोन में फंसा पड़ा है। बिल्कुल। क्रेडिट कार्ड का आजकल, क्रेडिट कार्ड का लोन हो गया, वो लोन ही हो गया। सर आदमी को लोन लेने की कहाँ जरूरत पड़े, कैसे, कौन से आदमी को बेहतर लोन लेना चाहिए? बिल्कुल, पहले तो समझो कि लोन हमें बैंक देता क्यों है। लोन हमें बैंक जब देगा जब हमारे अंदर बैंक ये कैपेसिटी दिखाएगी कि हम लोन पे कर सकते हैं। अगर बैंक को 1 भी % लगा कि ये लोन डिफॉल्ट कर जाएगा तो वो लोन देगा ही नहीं। तो लोगों के लिए ही शायद तक पैन कार्ड बना होगा। हाँ, सिविल देखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। उससे ये पता चल जाता है कि आजकल क्या है, सिविल हर तरह से जो लिंक हो गया पैन कार्ड से, पैन कार्ड और आधार कार्ड। अब तो कुछ
मतलब डिफरेंस रहा ही नहीं है। आप अगर कहीं आधार कार्ड लगा रहे हो तो समझ लो आपका पैन कार्ड लग गया, पैन कार्ड लगा रहे हो तो आधार कार्ड लग गया, क्योंकि एक दूसरे लिंकेज हो गए। अब आता है कि लोन लेना किसको चाहिए और मिलता किसको है। लोन हमेशा उसको मिलेगा जिसको लोन की जरूरत ही नहीं है। मतलब मेरे पास अच्छा खासा पैसा है, मेरे को लोन चाहिए ही नहीं, बट आपके पास कॉल आएगा, सर क्रेडिट कार्ड ले लो, सर ये लोन ले लो, सर आपको बिजनेस लोन मिल जाएगा, सर आप ये प्रोफेशन है आपका, आपके प्रोफेशन के बेस पे मिल जाएगा, सर आप सीए हो, आपकी डिग्री के बेस पे लोन मिल जाएगा, आप डॉक्टर हो, डॉक्टर की डिग्री के बेस पे मिल जाएगा, आपकी सैलरी, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लोन मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि बैंक के पास प्रेशर होता है कि उसको रेवेन्यू जनरेट करना है, राइट। और वो रेवेन्यू का मेन सोर्स होता है बैंक का इंटरेस्ट। तो लोन उसे ही मिलेगा जो लोन की इंटरेस्ट की कॉस्ट को बियर कर सकता है। अब आता है कि लोन लेना किसको चाहिए। लोन, मैं तो पहले ये बोलूंगा कि लोन उस बंदे को लेना चाहिए या उस पर्सन को लेना चाहिए कि जहां पर उसको लगता है कि इस लोन लेने से मेरे को जो मेरा करंट बिजनेस है या जो मेरी करंट फाइनेंशियल कंडीशन है वो ग्रो होगी, ना कि डिक्लाइन होगी। ठीक है। तो आजकल फैंसी स्टेटस शो करने के लिए लोग कार लोन ले लेते हैं। हाँ। अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट ले आते हैं, जो हमें पता चल रहा है कि एक 10 रुपए वाले से काम चल रहा है, हम लाख वाले पे जाते हैं। तो ये फैंसी बनने के चक्कर में लोन क्या है, आजकल हर चीजों पे लोन लेने लग गए लोग बाग। शॉपिंग करनी है, क्रेडिट कार्ड दे लिया, स्वाइप मारा, 30 दिन का पेमेंट है, 30 दिन तक कोई ब्याज नहीं लगेगा, पता चल रहा है गलती से भूल गए, 30 दिन के बाद जो इंटरेस्ट कॉस्ट लगेगी, इतना तगड़ा इंटरेस्ट लगाता है कि एक बार ब्याज 20% चला जाता, एक महीने का 20%। क्रेडिट कार्ड किसको लेना चाहिए फिर? क्रेडिट कार्ड तो मैं तो यही बोलूंगा, क्रेडिट कार्ड उन्हें लो कि जो बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, थोड़ा वो सिविल को थोड़ा सा ठीक करना चाहते हैं। ज्यादा भी क्रेडिट कार्ड नहीं लेने चाहिए। कई बार क्या होता है 10-10 क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। हाँ, लोग लेते हैं, मैंने देखा है कि 5 क्रेडिट कार्ड निकलवा रखे हैं। बिल्कुल। उनमें अच्छे खासे, तो उनमें बेनिफिट क्या है? और बेनिफिट तो कुछ है नहीं। बेनिफिट बस ये है कि थोड़ा इमरजेंसी में आपको फंड की रिक्वायरमेंट है, वो मीट आउट कर सकते हो आप। ओके। बट कुछ क्रेडिट कार्ड के हिडन चार्जेस होते हैं, वो आप रेगुलर बेस पे कर रहे होते हैं, आपको पता भी नहीं होता। हाँ। आपके मतलब मंथली या फिर ये एनुअली चार्जेस लगा देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप क्या करते हो, लोन पे लोन लेते जा रहे हो, एक लोन को रीपेमेंट करने के लिए लोन ले रहे हो, तो ये लोन कभी मत लो। क्योंकि हमें क्या होता है, यहाँ पे हमें फंसाया जाता है कि अच्छा आपके पास एक लोन है, उसको रीपे करना है, चलो दूसरा लोन दे देते हैं। दूसरा ले लिया तो मतलब ऐसे जंजाल में आप फंस जाओगे कि आप निकल ही नहीं पाओगे, और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी हो जाएगी, मतलब आप बस से बदतर हो जाएगी, आपका सिविल डिक्लाइन होने लगेगा, क्योंकि आप धीरे धीरे डिफॉल्ट करने लगोगे। तो यहाँ पे मैं तो ये कहूँगा, लोन उसको लो कि उस लोन से आपका जो पैसा है वो ग्रो हो, डिक्लाइन ना होए। यानी कि लोन लेने से आपको कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं बढ़ना चाहिए। अगर आपको लगता है लोन लेने से मेरा कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं बढ़ रहा, ओनली रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तब तो आप लोन लो। या फिर ये देखो कि जो मेरी रेवेन्यू है लोन लेने से 10% इंक्रीज हो रही है, और जो मेरा खर्चा है लोन लेने से मेरा 10% से खर्चा का जो ग्रोथ है वो 10% से कम होनी चाहिए। यानी कि लोन लेने से हमारा इनकम कितनी हो रही है और खर्चा कितना हो रहा है। अगर आप ये कंपेयर कर पा रहे हो और ये देख रहे हो कि खर्चा 10% से बढ़ रहा है और हमारी इनकम 20% से बढ़ रही है, यानी कि गैप है, मीट आउट हो सकता है, तब तो आप लोन लो, अदरवाइज लोन मत लो। आप सोच रहे हो कि एक लोन को उतारने के लिए दूसरा लोन ले रहे हो, ये जंजाल है। तो जंजाल में ऐसे फंस जाता है, फिर लास्ट में आदमी पैनिक होगा, सिविल पे इफेक्ट आएगा, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कोई आपको लोन देगा ही नहीं। और सर, पुराने जमाने में देखता था कि लोग लोन से डरते थे, ब्याज पे पैसे लेते थे, पर लोन बैंक से जाके नहीं लेते थे। वो शायद तक यही कारण हो सकता है। हाँ, एक तो क्या होता है, अगर हम प्राइवेट लोन लेते हैं, इसको बोलते हैं प्राइवेट लोन, कि मैंने क्या करा, आप भाई हो, मैंने आपसे लोन ले लिया 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, अगर मैं यहाँ पे डिफॉल्ट कर गया तो लोगों की नजर में मैं गिरूंगा नहीं। बट अगर बैंक से लोन लिया हुआ डिफॉल्ट कर गया मैं, तो पूरे बैंकों की नजर में आप नीचे डिफॉल्टर साबित हो जाओगे। डिफॉल्टर साबित मतलब आपको लोन नहीं मिलेगा कहीं भी। तो इसलिए पहले के जमाने में क्या होता था, पड़ोसी से ले लिए, अपने रिश्तेदारों से ले लिए, उसमें क्या होता था 2-4 दिन का गैप भी मिल जाता था हमें। जैसे 10 तारीख को देना है, किस 10 तारीख को जानी है तो जानी है, आप उधार लेके आओ, कहीं से भी लेके आओ, जानी है तो जानिए। बट पहले के टाइम पे भाई से ले लिए, 10-5 दिन आगे पीछे भी हो गया तो कुछ नहीं। बट यहाँ पे थोड़ा फंस जाते हैं। तो सर, लोन में जो सिविल स्कोर होता है अपना पैन कार्ड के थ्रू,
अब सपोज करो बिगड़ गई। बिजनेस लोन लेता है कोई बंदा, बिल्कुल अब बिजनेस अप और डाउन जाता है, बिल्कुल। उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? जैसे मेरा डाउन चला गया, अब उसको इम्प्रूव कैसे किया जाए? ये थोड़े कोई यानी फैक्टर कि सिविल स्कोर आपका डाउन सिविल चला स्कोर, है। हाँ, उसको थोड़े बारे में बताइए। सिविल स्कोर आपका अगर डाउन जा रहा है तो मैं तो यही कहूंगा, जो भी आपके करंट लोन चल रहे हैं ट्राई करो कि उसको टाइमली पेमेंट करो। टाइमली नहीं हो पा रहे हैं, टाइमली नहीं हो पा रहे, आप डिफॉल्ट कर गए। हाँ, डिफॉल्ट कर गए तो कई बैंकों की ये स्कीम होती है कि आपके पास 10 बैंक से लोन चल रहा है, बट 10 बैंक से लोन चल रहा है तो आप हर जगह डिफॉल्ट कर रहे हो। तो बैंक की कुछ स्कीम्स आती है, ओटीएस स्कीम बोलते हैं उसको। अच्छा, ओटीएस मतलब वन टाइम सेटलमेंट। सेटलमेंट। इसमें क्या होता है, बैंक बोलता है आपके पास 1 लाख रुपए ड्यू है, मतलब 1 लाख रुपए आपको बैंक को देंगे। बैंक ने क्या करा, 1 लाख ना देके आप डिफॉल्ट कर गए, बैंक बोलता है निपटाओ इसको यार, 80,000 रुपए दो, खत्म करो, कोई चार्ज नहीं, कोई कुछ नहीं। तो वहां पे मैं क्या करता हूँ, ठीक है 80,000 रुपये दिए, डन। अब ट्राई करो कि आपके पास ये भी नहीं हो रहा है, 10 जगह से डिफॉल्ट हुए पड़े हो, कुछ ना कुछ तो आपके पास होगा। आपका घर होगा, बाहर होगा, कुछ आपकी प्रॉपर्टीज होगी, कहीं आपने इन्वेस्ट किया होगा। वो उसके बेसिस पे एक बैंक लोन देता है आपको, जिसको बोलते हैं कि कॉमन लोन। सारे बैंक का लोन जो है वो पे कर देता है, खाली एक बैंक से लोन हो जाता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। और सर जैसे ना डिफॉल्ट हो गए, बिल्कुल, अब सिविल स्कोर ठीक किया जा सकता है, फिर से अपने को लोन मिल सकता है डिफॉल्ट होने के बाद में? अगर आप डिफॉल्ट हो गए और आपका अगर 6 महीने हो गया है, आपने बिल्कुल एकदम से जो वन टाइम सेटलमेंट था या फिर आपने सब लोन का एक लोन कर लिया, पेमेंट कर दी सबकी, 6 महीने में सिविल अपने आप ठीक हो जाता है, फिर वापस लोन मिल जाएगा, वापस लोन मिल जाता है। बट अगर आपका 1-2 लोन डिफॉल्ट हो रखा है बीच में, 6 महीने नहीं हुए, तो मैं आपको मतलब 2-3 तरीके बताता हूँ। पहला जो है उसको टाइमली पेमेंट करो, कहीं से भी करो, चाहे आपको बिजनेस में से पैसा निकालना पड़े निकालो, उसको टाइमली पेमेंट करो। और जो आपके मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स हैं या मल्टीपल लोन्स हैं, इनको लेना अवॉइड करो। क्योंकि इससे क्या होता है, कई बार हम कहीं ना कहीं ड्यू जो हमारा होता है, जब हम अप्लाई भी करते हैं ना क्रेडिट कार्ड के लिए, या जब हमें लोन मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारा 2% या 2 जो पॉइंट होते हैं सिविल के, या 4 पॉइंट होते हैं, वो डाउन चला जाता है। आप अगर लोन के लिए कहीं अप्लाई करते हो ना, तो उस पर भी आपका सिविल इफेक्ट होता है। मतलब अप्लाई करना ही नहीं चाहिए। पहली बात अप्लाई ही नहीं करना चाहिए। अप्लाई करने पे आपका पॉइंट डिक्लाइन हो जाता है। बहुत से बैंक बोलेंगे आपको, या फिर आप कई बार उस पे फिलिंग स्टेशन पे जाओगे, फ्यूल स्टेशन पे, वहां पे वो बोलते हैं क्रेडिट कार्ड ले लो सर, कोई सर आपके पॉइंट नहीं कटेंगे, वो झूठ बोलते हैं सब। अप्लाई करते हो ना आप, तो उसका भी इम्पैक्ट सिविल स्कोर पे आता है। तीसरा मैं रीजन बताऊंगा। तीसरा रीजन है कि बार बार सिविल स्कोर को चेक करना। आजकल फोनों में भी चेक होता है, बैंकों में जैसे पेटीएम में भी, बहुत इजी हो गया ये चीज। तो इससे क्या होता है, अब जब कभी भी आप है ना बार बार सिविल स्कोर चेक करते हो, तो कहीं ना कहीं जो सिविल रिपोर्ट है वो सोचता है कि इसको ना लोन की जरूरत है, यानी कि इसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं चल रही। तो वो कहीं ना कहीं वहां पे जो हमारी क्वेरी जनरेट होती रहती है ना, बार बार हम क्वेरी करते हैं, उसका भी एक एक पॉइंट वो काट लेते हैं, सिविल काट लेते हैं। तो बार बार लोन भी जो है हमारा सिविल स्कोर भी चेक नहीं करना चाहिए। अच्छा, दूसरा मैं सबसे बड़ा ये कहूंगा कि सिविल हमारा कई बार है ना फेक लोन हमारे नाम पे हो जाते हैं। हमें पता भी नहीं होता कि फ्रॉडस्टर क्या होता है, हमारा पैन कार्ड का इस्तेमाल करता है, फ्रॉड लोन लेता है, आजकल लोन लेता है और उसको डिफॉल्ट कर देता है। डिफॉल्ट करके हमें पता भी नहीं चलता, बाद में बैंक वाले हमारे एड्रेस पे आते हैं, जी आपके नाम पे ये लोन लिया हुआ है। हम कहते हैं कौन सा लोन, हमने तो कभी अप्लाई ही नहीं किया। तो इस केस में क्या होता है, इस केस से बचने के लिए हमें क्या देखना है, हमें सिविल रिपोर्ट को ना चेक करना है। चेक करने के बाद सिविल रिपोर्ट में हमारे सारे लोन्स जो भी चल रहे होते हैं ना, उसकी डिटेल आ जाती है। दूसरा, कई बार हमें अपना ये भी देखना होता है कि जो हम लोन है ले रहे हैं, हम कई बार क्या होता है, हम पेमेंट करते रहते हैं, रेगुलर करते रहते हैं, बट सिविल स्कोर में अपडेट नहीं होता। अपडेट नहीं होता तो हमारा स्कोर इंक्रीज नहीं होता। तो हमें ये भी देखना है कि भाई अपने बैंक वालों को बोलो कि मैंने तो पेमेंट कर रखी है, मैं सिविल स्कोर में चेक कर रहा हूँ, मेरी पेमेंट तो यहाँ पे ड्यू आ रही है, ये अपडेट क्यों नहीं हुआ। ट्राई करो उसको अपडेट कराओ। हर 3 महीने में वो अपडेट होता है। अगर आपका शो नहीं हो रहा है तो एक बार बैंक में जाके कांटेक्ट करो, तो उससे भी आपका सिविल स्कोर
सुधर सकता है। सुधर सकता है। और डिफॉल्ट वाले को क्या करना चाहिए? बिल्कुल डिफॉल्ट है, बिल्कुल डिफॉल्ट है तो मैं तो यही कहूंगा कि ट्राई करो कि वन बाय वन धीरे धीरे करके जो भी आपका जो ड्यू है बैंक का उसको पे करो। यही एक रास्ता है, इसके अलावा कोई तोड़ नहीं है। या फिर किसी और से लेके आओ, बैंक वालों को भाई पे करो, क्योंकि बैंक है ना, मतलब हाथ हाथ डाल के निकाल लेगा आपके हलक में से। बैंक का देख के पैसा छोड़ेगा। कोई नहीं मरेगा, कभी नहीं मरेगा बैंक का पैसा। आजकल मैंने देश में देखा है जी कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं। जी, ये चीज थोड़ा सा ऐसे ही बताइए कि रियल में क्या होता है इसमें, और वो होता है क्या? देखो ये है दुनिया। है। दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो नया होता हो, बट आपकी नीयत पे डिपेंड करता है कि आप वो करना क्यों चाह रहे हो। कई बार होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि शॉर्ट टर्म में अपने आप को करोड़पति बनना चाहते हैं। ओके। तो मैं तो ये कहूंगा कि शॉर्ट टर्म कभी भी काम नहीं करता। जो भी आपको काम करता है वो लॉन्ग टर्म काम करता है। आप चाहिए हर किसी चीज में आप देख लो, तो ये लोग जो काम करते हैं ना, ये एक तो देश को बदनाम करने का काम करते हैं। दूसरा जो अपने वर्क एथिक है, कोई भी प्रोफेशन है उसको नीचा दिखाने के लिए काम करते हैं। मतलब उनका यही हाँ, रहता है। तो हाँ, वो जो है वो एक तरह से वो देशद्रोही कहलाएंगे। और उनका यही काम वो होता कोई है प्रोफेशन में है ही नहीं। अगर कोई सीए भी पकड़ा जा रहा है, हालांकि बहुत कम चांसेस होते हैं कि जो वो सीए अगर कुछ ऐसा काम कर रहा है तो वो सीए है ही नहीं, या कोई वो प्रोफेशनल है या कोई वो एडवाइजर है, अगर वो कोई ऐसा काम कर रहा है तो वो है ही नहीं वो बंदा, वो फिर वो चोर है। और सर, और इनके काफी तरीके होते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि कुछ कुछ ऐसे तरीके हैं जो, मतलब आपने सुना होगा ब्लैक मनी को कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं। ये क्या काम करते हैं, एक होती है हवाला ट्रांजैक्शन। ये गुजरात में सबसे ज्यादा हाँ, चलती है। हवाला ट्रांजैक्शन का क्या मतलब होता है कि पैसे हैं इस कंट्री में, इंडिया में रहकर किसी बंदे को यूएसए में पैसा भेजना है जो कि 2 नंबर का है। हाँ। तो वहां पर क्या होता है, कुछ ऐसे फ्रॉडी लोग जैसे इंडिया में बैठे हुए हैं, ऐसे ही लोग फ्रॉडी अमेरिका में भी बैठे हैं। अब वो क्या करेंगे, आपस में कांटेक्ट रखते हैं, साल 6 महीने में मिल भी जाते हैं कि कॉमन प्लेस पे, आजकल दुबई हो गया, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जैसे इंडिया में किसी को ब्लैक मनी की जरूरत है, आपके पास नंबर 1 का पैसा है, आप क्या करोगे, आप तो सीधा क्या करोगे, प्रॉपर्टी खरीदोगे, एक नंबर 1 में दिखा दोगे, आपको इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा, मेरे पास 2 नंबर का पैसा है। तो मैं कैसे इसको छुपाऊं, तो मैं आप जैसे लोगों से मिलूंगा, आप जैसे लोगों से 1 नंबर का पैसा लूंगा और अपना जो 2 नंबर का पैसा वो आपको दूंगा। आपको मैं जानता नहीं हूं, मैं इंडिया में बैठा हूं, आप अमेरिका में हो, तो मेरे को अमेरिका में ये गड़बड़ करानी है। तो मैं जो मेरा जो लिंक है, मेरे जैसे लोग जो अमेरिका में बैठे हैं, मैं उनको बोलूंगा जो तुम्हारा 1 नंबर का पैसा है वो इस बंदे को दे दो, यहां से आके मेरे से एडजस्ट करा लेना। फिर उनको कभी इंडिया में ये काम कराना होता है तो वो मेरे से कहते हैं कि ये पैसा उसको दे दो, वहां से 1 नंबर का हो जाता है। तो ये हवाला ट्रांजैक्शन कहलाता है, जिसमें पैसा एक्चुअल में नहीं जा रहा बट लिंक से काम हो रहा है पूरा का पूरा पूरा। दूसरा होता है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, जैसे कि बेनामी प्रॉपर्टी आपने सुना होगा। बेनामी प्रॉपर्टी आजकल बहुत चल रहा है, ये लॉकडाउन में भी हुआ था। क्या हुआ था लॉकडाउन में, जो खरबपति लोग थे जिनके पास 200 या 2,000 के नोट्स थे, 1,000 के नोट्स थे, उन्होंने क्या करा था, उनके पास जो पैसा पड़ा हुआ था अपने नौकरों के नाम पे वो बैंक अकाउंट में पैसा डलवा दिया, अपने नौकरों के नाम पे क्या करा, प्रॉपर्टी खरीदवा दी। बेनामी, नाम से ही क्या आ रहा है कि मेरा नाम नहीं है, मालिक मैं हूं, नाम किसका है प्रॉपर्टी पे, ये ललित, ये प्रॉपर्टी का मालिक है, बट पैसे किसने दिए, आपने। तो यानी कि असली ओनर कौन है, बेनिफिशियल ओनर आप हो, उस प्रॉपर्टी का फायदा आप उठा रहे हो, वो प्रॉपर्टी मैंने रेंट पे दी है, उससे किराया आ रहा है, उस किराए को आप खा रहे हो, नाम मेरे है। तो एक होता है बेनामी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना। तीसरा आता है नशे पत्ते के काम में यूज करना, ड्रग्स के काम में ब्लैक मनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जितने भी 2 नंबर की मनी होती है ड्रग्स में घूमती है। तो ये कुछ तरीके होते हैं, मैं तो यही कहूंगा कि मतलब जितना जो भी इन सब के बारे में बात कर रहा दूर ही रहो, क्योंकि मिनिमम 3 साल की जेल है, मिनिमम 3 साल की जेल। अच्छा। और सर, और मैक्स टू मैक्स 10 साल की जेल।
सर हमारी जनता को आप क्या टिप्स देना चाहोगे, एक फाइनेंशियली टिप्स जिससे उनका अच्छा हो सके आगे इन फ्यूचर? बिल्कुल। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपके व्यूअर्स हों या कोई भी हो, मतलब फाइनेंशियली हमें अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है कि फाइनेंस है क्या। फाइनेंस वैसे मैं आपको बताऊं, फाइनेंस कुछ नहीं है, बस अपने पैसों को मैनेजमेंट करना ही फाइनेंस है। तो अब आता है कि फाइनेंस को मैनेज कैसे करें। फाइनेंस को मैनेज करने के लिए आप बजटिंग करो, कि सबसे मेन है बजटिंग। अगर हम कोई भी हमारा खर्चा है या कहीं भी हमें कुछ प्लान कर रहे हैं हम, सबसे पहले बजट बनाओ। जैसे आपको एक घर खरीदना है, तो घर खरीदने के लिए आप देखो कि आपका बजट कितना है, आपके पास अभी कितने पैसे हैं कि आप घर खरीद पाओ। उस बजट से क्या आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअल में मेरे को घर खरीदने के लिए 10 लाख रुपए चाहिए, करंट में अभी मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, तो उस 5 लाख को मैं कैसे अपने पास लेके आऊं, क्या मैं लोन लेके आऊं या कैसे कैसे रिसोर्सेज हैं। तो बजट बनाना बहुत जरूरी है। आजकल पर्सनल बजट हम देखते हैं, कहीं भी जाते हैं उड़ा देते हैं। पर्सनल बजट बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। एजुकेशन बजट बनाओ बच्चों के लिए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड के बजट्स होते हैं, थोड़ा सा इनको समझना पड़ेगा। बजट को समझो, कैसे अपने पैसे को आप इस्तेमाल कर रहे हो, थोड़ा सा देखो कि पैसा जा कहाँ रहा है। कई बार ऐसा होता है सैलरी आई 10-15 दिन में उड़ भी गई, तो हमें बजट बनाना पड़ेगा प्रॉपर। सैलरी का ये पैसा मेरे को हाउस होल्ड गुड्स के लिए यूज करना है। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है 50, 30 और 20% रूल। 50% रूल क्या बोलता है कि अपना 50% जो पैसा है वो अपनी इसेंशियल्स में यूज करो। नेक्स्ट जो हमारा 30% जो खर्चा है उसको आपके इंटरटेनमेंट में लेके जाओ, क्योंकि वो की बहुत जरूरी है आजकल। बहुत जरूरी है। जो बाकी का जो 20% पैसा बचा है आप उसको इन्वेस्ट करो, सेविंग करो, इमरजेंसी फंड बनाओ। ऐसा नहीं है कि सारा पैसा एंटरटेनमेंट में उड़ा दिया, ऐसा नहीं है कि सारा पैसा हाउस होल्ड गुड्स में उड़ा दिया। तो हमें ये देखना पड़ेगा। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि अपने जो पैसा है उसको थोड़ा सा कैटेगराइज करो, कितना पैसा कहाँ यूज करना है, कितना कहाँ यूज करना है। जो मेन कॉमन जो रेशो चलता है मार्केट में 50, 30 और 20% रूल, उस पे काम करना उस पे काम करना चाहिए लोगों को। दोस्तों पॉडकास्ट पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना।